हेलो स्टूडेंट्स। तो पुनः मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो गया। किरचॉफ्स लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं का यह रिक्वायरमेंट था कि सर किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा दें और किरचॉफ्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स बनाने का एक हमको इजी प्रोसेस बताएं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के समक्ष फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा एक नए वीडियो के साथ किरचॉफ्स लॉ लेकर आया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स है। आपको हर कंपटीशन में, हर तरह के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में आपको किरचॉफ्स लॉ पूछता ही है। और यह लॉ जो है इंडिपेंडेंट लॉ है। न तो इसमें ओम्स लॉ आपको अप्लाई करना है, न कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है, न गॉस थ्योरम गॉस लॉ अप्लाई करना है, न एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, न एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करना है। इट इज इंडिपेंडेंट लॉ। स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट देखें आप। तो गॉस लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ, इसके दो लॉ हैं। इट हैज़ टू लॉ, जो एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसे हम करंट रूल भी कहते हैं। करंट रूल, और इसका दूसरा नाम एक और है किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ शॉर्ट में स्टूडेंट्स लोग इसे केसीएल भी कहते हैं। केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। स्टूडेंट, चाहे वह करंट रूल हो या जंक्शन रूल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, तो इसे जंक्शन रूल भी कहिए। जंक्शन रूल, इतने नाम से इसको जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to focus on Kirchhoff's first law। आप काफ़ी कंसंट्रेट होकर, काफ़ी एकाग्रचित होकर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस लॉ को देखेंगे और 110% आप समझेंगे, बशर्ते कि आँख की पलक झपना नहीं चाहिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, करंट लॉ और केसीएल। तो स्टूडेंट्स, इसे देखें। फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल कहता है कि एट जंक्शन रूल भी लिख दो। जंक्शन रूल और करंट लॉ भी लिख दो, ना है तो लिख दो। स्टूडेंट्स, कहता है कि एट एनी जंक्शन, ध्यान से देखोगे, एट एनी जंक्शन sum of all in currents entering the junction, at any junction sum of all currents entering the junction, coming the junction, entering the junction is equals to
is equals to sum of all currents, sum of all currents leaving the junction, outgoing from the junction, leaving the junction। काफी ध्यान से देखोगे छात्र छात्राओं, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ ऑल करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन, जितने करंट उस जंक्शन पर आ रहे हैं उन सबों का जोड़, सम, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करेंट्स लिविंग द जंक्शन, उस जंक्शन से जितने करंट निकल रहे हैं उनका जोड़ आपस में बराबर होता है। दैट इज समेशन ऑफ आई एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब उस सबों का जोड़ जो होगा, लिविंग करंट, कमिंग करंट, इंटरिंग करंट, आउटगोइंग करंट, सबों का जोड़ जो होगा 0 होगा। सो स्टूडेंट्स, सपोज करो दिस इज अ जंक्शन, दिस इज जंक्शन, ये जंक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज जंक्शन। एंड एट दिस जंक्शन, जंक्शन कहते किसको है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि जंक्शन क्या होता है सर? तो जहां पर 2 से अधिक, जहां पर 2 से अधिक मीन्स 3 और 3 से अधिक हो, अगर 2 आकर मिल रहे हैं तो वह नोड होगा। अधिक से अधिक हो लेकिन कम से कम 3, कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितना होना है हो। अगर किसी पॉइंट पर कम से कम 3, अधिक से अधिक जितना भी हो, करंट आकर मिल रहा है और वहाँ से पुनः निकल रहा है, अब वहाँ से निकलने वाला आउटगोइंग करंट वह 1 निकले या 1000 फॉर्म में निकले, 1000 डायरेक्शन में निकले, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इंटरिंग करंट कम से कम 3 हो तो हम कहेंगे कि जंक्शन है। जैसे मान लो एक करंट यहाँ आया, ऐसे निकला, तो ये जंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट जंक्शन, दिस इज, ये जंक्शन नहीं होगा, ये मीटिंग पॉइंट हुआ, ये नोड हो सकता है लेकिन जंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये जंक्शन है बिकॉज देर आर 3 करंट्स। सपोज 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और यहाँ पर 5 एम्पियर। There are 3 currents entering from different directions, 2 ampere, 3 ampere and 5 ampere, and meet at this point P। मान लिया P पॉइंट है, ये या J पॉइंट है, जंक्शन है, इसी पॉइंट पर आकर मिल रहा है और यहाँ से यह 2 पार्ट में ही केवल निकल रहा है आगे, एगो ये और ये। तो अगर इसका मान ले, सपोज करो कि ये है 10 एम्पियर, ये सपोज 10 एम्पियर है, तो ये करंट कितना होगा? या ये 10 एम्पियर है तो, और ये I है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने अभी आपको बताया कि किसी जंक्शन पर आने वाली सभी करंट का सम, जोड़, इक्वल्स टू वहाँ से निकलने वाले सभी करंट्स का जोड़ बराबर होता है। तो 2 + 3 + 5 = 10 + I, और ये एम्पियर है, 3 to 5 10 एम्पियर minus 10 ampere equal to I. So I is equal to what? 0. Means from this direction, from this conductor,
फ्रॉम दिस वायर देयर इज नो करंट फ्लोइंग, इससे कोई करंट नहीं बह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ टोटल 10 एम्पियर करंट इंटर किया तो वहाँ से निकलेगा भी तो 10 ही एम्पियर करंट निकलेगा ना भाई, 10 ही एम्पियर निकलेगा। एम्पियर माने करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इससे नहीं करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन से 10 एम्पियर निकल गया तो नहीं। आपने एक दिन 2000 रुपया कमाया, एक दिन 3000 कमाया, एक दिन 5000 कमाया, तो टोटल आपने 2000, 3000 और 5000, सपोज 10,000 रुपया कमाया और आकर आपने अपने बॉक्स में रख दिया, अपने गोदरेज में रख दिया, और 10,000 रुपया आप अपने बेटे को फी दे दिया, 10,000 रुपया निकाल कर फी दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि गोदरेज में कितने रुपए बचे हैं, तो आप क्या कहेंगे? 0, क्योंकि आपने जो 10,000 लाकर जमा किया 10,000 निकाल कर दे दिया। सेम थिंग है यहाँ पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट आकर यहाँ मिलता है, जमा होता है, और 10 एम्पियर इस डायरेक्शन से निकल जाता है, इस कंडक्टर से निकल जाता है, तो इस कंडक्टर से क्या होगा? 0, मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, I = 0। स्टूडेंट्स, अब आप देखें, ये हमें पूर्ण विश्वास है आप समझ गए होंगे। एट एनी जंक्शन sum of all current entering the junction is equals to sum of all currents leaving the junction, outgoing from the junction. So, और that is I = 0। अब ये सब को मैंने अगर जोड़ेंगे तो समीशन ऑफ I at the junction is equals to 0। क्यों? चूंकि अगर हम इसे आने वाला मतलब इनकम, हमेशा दिमाग में रखो, जो आ रहा है आय, इनकमिंग आय, लिविंग व्यय, लॉस, तो अगर आय और व्यय सब जोड़ें 0 होना चाहिए। 0 होगा क्योंकि आप जितना कमा के रखे उतना खर्च कर दिए, जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है, और सब जोड़ेंगे, इसको यदि प्लस ले रहे हैं तो ये माइनस होगा, तो 10 एम्पियर प्लस माइनस 10 एम्पियर 0। स्टूडेंट्स, इस लॉ को, दिस लॉ इज कॉल्ड ना what this law is based on the principle of, ऐसे लिखो, this law is based on the principle of conservation of charge, स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ आप इसे जस्ट पॉज करके आप इसे नोट कर लें, जल्दी से नोट करो स्टूडेंट्स। मैं इसे अभी मिटाऊंगा, मुझे विश्वास है आप लिख लिए होंगे। चलो स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, केसीएल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें देखो थोड़ा सा और समझो स्टूडेंट्स। सपोज करो कि यहाँ 2 करंट आ रहा है, यह 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ पर यह 5 एम्पियर करंट आ रहा है इससे, और इससे 6 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ पर पहुँच चुका। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर जब आया तो यहाँ से 3 पार्ट में निकल गया। सपोज करो ये है 2 एम्पियर, यह है 4 एम्पियर, और ये I है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I का मान निकालें,
तो अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम KCL, Kirchhoff's current law from KCL, 5 ampere plus 6 ampere is equals to 2 ampere plus 4 ampere plus I, or this implies of 6, 5, 11 ampere is equal to 4 and 2, 2 and 4, 6 ampere plus I. So this implies of 11 ampere minus 6 ampere is equal to I. Hence, I equal to 5 ampere. स्टूडेंट्स, ये 5 एम्पियर का करंट इससे निकलेगा, तो दिस इज जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो मुझे विश्वास है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आप समझ गए होंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ऑन व्हिच प्रिंसिपल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड? तो आप जानते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वह बेस्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर यह बेस्ड है। स्टूडेंट्स, एक दो चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखोगे, अगर हो सकता है कि आई का मान कभी निगेटिव भी आपको आ जाए, आ सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे देखो, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देखोगे, मान लो कि यहाँ पर 2, 3, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट इस पर इंटर किया। दिस इज जंक्शन। और यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे चला, या मान लो ऐसे नहीं तो आप कहिएगा कि एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर सीधे चला गया, सीधे चला गया। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये जो इधर चला गया, ये करंट जो है ये मान लो है 9 एम्पियर और ये है 6 एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एट द जंक्शन O? दिस इज द जंक्शन O. This at this junction there are 3 current entering at this junction from different directions, and their magnitudes are 5 ampere, 3 ampere and 4 ampere. And from the junction 9 ampere, 6 ampere and I leaving the junction. So according to Kirchhoff's first law, according to Kirchhoff's first law, sum of all entering at any junction, the sum of all currents entering the junction is equal to sum of all currents leaving the junction. So entering the junction 5 ampere plus 3 ampere plus 4 ampere, and this is equal to I plus 6 ampere plus 9 ampere, or this implies of 5, 3, 8 and 4 12 ampere is equal to I plus 15 ampere, or this implies of 12 ampere minus 15 ampere equal to I. So I is equal to 12 minus 15 minus 3 ampere. Is it possible? Yes, you can achieve 100% marks in this solution. There is no wrong, no fault, absolutely correct. But what gives the information negative sign? A student, negative sign gives the information, negative sign
gives the information, the direction of current is opposite to actual current. The direction is opposite to actual current. Direction is opposite to actual current. एक्चुअल करंट के डायरेक्शन से यह अपोजिट है। इसका माने क्या हुआ? इसका माने हुआ कि इधर नहीं जा रहा है बल्कि इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ओ, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स ओ। इट मीन्स देयर आर 4 currents, 1, 2, 3 and 4. All are entering the junction. 3 ampere, 5 ampere, 8 ampere and 3, 11 ampere or 4, 15 ampere. And this 6 and 9, 15 ampere. अरे संभव है, निगेटिव साइन में भी करंट संभव है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि निगेटिव साइन बतलाता है कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स। इसमें डायरेक्शन एक नहीं है। तो जल्दी से इसे आप उतार लें, जल्दी से इसको लिख लो स्टूडेंट्स। मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट टाइम आपको दे रहा हूँ। कॉपी और कलम के साथ आप इसे उतारें, जल्दी से उतारें। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग विचार करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। नाउ किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप रूल, लूप रूल। वोल्टेज रूल भी कहते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और शॉर्ट में स्टूडेंट्स से केवीएल भी कहा करते हैं। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाम तो आप समझ रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स कहता है कि द algebraic sum of changing in voltage, the algebraic sum of changing in potential around a closed path is 0. Again repeat, क्या कहता है? किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप, लिख दूं, द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of changing in potential बहुत ध्यान से देखो, बहुत विजुअल क्वेश्चन। द algebraic sum of changing in potential around a closed
loop is both the algebraic sum of changing in potential around a closed loop is 0. हो गया। मैं इसको 25 बार बोला। क्या बोला? द algebraic sum of changing in potential around a closed loop is 0. लूप यदि क्लोज्ड हो तो चेंज इन पोटेंशियल, द algebraic sum of changing in potential या चेंज इन पोटेंशियल around a closed loop is 0. चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल दोनों आप लिख सकते हैं, चाहे आप चेंजिंग इन पोटेंशियल लिखो या चेंज इन पोटेंशियल लिखो, दोनों चलेगा। तो मैं इसे आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे एक क्लोज्ड लूप ले लेंगे हम। अच्छा, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, सपोज करो द algebraic सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यदि कर दूँ, सेंटेंस अच्छा लगेगा। चूँकि इंग्लिश स्टूडेंट भी बहुत सारे देख रहे हैं, हिंदी स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो कहेंगे सर ग्रामर आपका तो बहुत वीक है। अरे भाई होता है। द algebraic सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि या तो पोटेंशियल बढ़ेगा या पोटेंशियल घटेगा। चेंज इन पोटेंशियल, अरे भाई बहुत तुम्हारे स्वभाव में तो बड़ी चेंजिंग आ गया है। देयर इज चेंज इन योर नेचर, आपके नेचर में बहुत चेंज है। या तो आपका नेचर बहुत अच्छा होते जा रहा है, या सोबर होते जा रहा है, या तो फिर क्रूएल होते जा रहा है, होता है। अरे भाई आपकी हाइट में तो बड़ी चेंजिंग आ गया, तो या तो हम घटेगा तो नहीं, हाइट घटेगा नहीं, बट आपकी हाइट बढ़ रही है पहले के बनिस्बत। मतलब चेंज का मतलब या तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। यदि स्टूडेंट्स पोटेंशियल यदि बढ़ रहा हो, इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल गेन कहते हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो इसको कहते हैं गेन, पोटेंशियल गेन। अच्छा, डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल गेन हो रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यही दो हो, या तो पोटेंशियल गेन होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो द algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0. That is sum of delta V equal to 0, या डेल्टा V इक्वल टू 0 केवल लिखो, डेल्टा V इक्वल टू 0, सम ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0, सम ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0 मीन्स ना दिस प्लस माइनस डेल्टा V1 प्लस माइनस डेल्टा V2 प्लस माइनस डेल्टा Vn एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका माने क्या हुआ भाई? तो पहले तो स्टूडेंट्स इसको आप समझें, मैं इसे मिटा रहा हूँ। किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है द algebraic सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अब इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा, क्या देखा? द algebraic sum of change in potential, change in potential, चलो लिख दो इसे।
the algebraic sum of change in potential around a closed loop, around a closed loop is 0. That is delta V is equal to 0. मान लो क्लोज्ड लूप, लूप क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड लूप यहाँ पर लिख दो, क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. देखो स्टूडेंट्स, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देकर आपको यह बात समझाना चाह रहा हूँ. कैसे? सपोज करो कभी ऐसा भी तो आपके दिमाग में होगा कि चेंज इन पोटेंशियल, सर पोटेंशियल बढ़ा कभी घटा तो 0 ही क्यों हो. अगर मान लो कोई व्यक्ति एक किराए के मकान में रहता था, सपोज करो यहाँ एक व्यक्ति है, एक पर्सन है और वह पर्सन किराए के मकान में यह रहता है, ये किराएदार है, किराए के मकान में रहता है, किराएदार है. अब यह कुछ बिजनेस किया, अब यह बन गया अरबपति, अरबपति. और अरबपति बनने के बाद यह महल अटारी खरीद लिया पूरा. अब यह रहने लगा महल में. कहाँ रहने लगा? महल में. ओन बिल्डिंग, ओन महल, पैलेस. अब इसके बाद किसी कारणवश कुछ लोन भी लिया था. अब किसी कारणवश यह, किसी कारणवश यह लोन नहीं चुकाया, जिसके कारण इसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई. और सारी जायदाद जब्त होने के बाद यह फिर टोटल कैपिटल जो है, इसकी टोटल प्रॉपर्टी जब्त हो गई. टोटल प्रॉपर्टी जब्त हो गई ड्यू टू लोन पेड नहीं करने के कारण. तो जब्त जब हो गई तो पुनः यह आ चुका किराए के मकान में. कहाँ आ गया? किराए के मकान में. तो इसी को कहेंगे कि यहाँ बढ़ा, घटा और यह व्यक्ति रोड पर आया, ऑन रोड. और ऑन रोड के बाद ये ऑन रोड हो गया, ऑन रोड. और इसके बाद ऑन रोड के बाद पुनः किराए के मकान में चला गया. तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति जो था यह जहाँ से चला वहीं पहुँच गया. तो इनक्लोज्ड पाथ बना. और इस इनक्लोज्ड पाथ में सम ऑफ चेंज इन ऑल हैबिटेंट्स, इसके जितने रहन सहन हुआ अराउंड अ क्लोज लूप, क्लोज पाथ, दैट इज 0. करंट के साथ वही होता है स्टूडेंट्स. करंट यहाँ से चला, यहाँ से चला, बहुत सारी ऐशो आराम किया, बहुत कष्ट किया और इसके बाद बढ़ा. ऐशो आराम माने बढ़ा, इंक्रीज इन पोटेंशियल. बहुत कष्ट किया मतलब घटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल. और लास्ट में वह वहीं पहुंच गया जहां से वह चला था. तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल क्या है? चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0. यही है. अब इसी बात को हम लोग समझेंगे, बहुत भली भांति समझो इसको. यह निर्भर करता है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स सेकंड रूल या सेकंड लॉ, based on the principle of conservation of एनर्जी. यह एनर्जी के कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है. सपोज करो स्टूडेंट्स,
इस तरह का है, बहुत सारे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, यूँ है मान लो, है ना, ऐसे है, यहाँ पर दिस ये है, ऐसे चला, कहाँ से चला, ए पॉइंट से चला, बी गया, हाँ, बी से सी गया, सी से डी आया, डी से ए आ गया, तो हम कहेंगे इन अ क्लोज्ड लूप पोटेंशियल ए बी सी डी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी, कहाँ से कहाँ, डेल्टा वी इक्वल टू 0। क्यों? चूँकि जहाँ से चला वहीं पहुँच चुका। अगर बी से चला तो बी पर पहुँच गया, यहाँ से चला तो यहीं पहुँच गया, मतलब ए बी सी डी इन क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ और लूप एक ही चीज़ है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, जहाँ से चला वहीं आ गया। तो जहाँ से चला वहीं आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज द फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ, तो ए पॉइंट पर, तो वी ए, इनिशियल कहाँ, तो ए से चला था, वी ए माइनस वी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इन अ क्लोज्ड लूप द algebraic sum of change in potential in a closed loop is 0. Change in potential in closed loop 0। तो यही 0 हुआ स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है कि दो तरह से अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा, और कुछ नहीं, बस किरचॉफ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ भी यूज करना है, सेकंड लॉ पर ज़्यादा, डायरेक्शन ऑफ द करंट ना, रेसिस्टेंस, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मान लो करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ से ही सपोज करो कि 20 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। कितना सप्लाई दे रहा है स्टूडेंट्स, 20 वोल्ट, और यहाँ 20 वोल्ट सप्लाई दिया, यहाँ पर मान लो 5 एम्पियर, 5 ओम का करंट है, इससे करंट कितना बह रहा है, तो 5 एम्पियर, इससे अलग अलग मान लो है ना। देखो ये रेसिस्टेंस का मान लो कि कितना है, तो ये सब जितना है ऐसे इसको टानोगे इस तरह से, इस ऐसे, तो देखो कि सीरीज में आ गया, तीनों सीरीज में है। मान लो ये 5 ओम का है रेसिस्टेंस, ये 3 ओम का है और ये 2 ओम का है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 ओम। चूँकि सीरीज में है तो आर एस मतलब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन इक्वल टू 5 + 3 + 2, 5 3 8 और 2 10 ओम। हमको निकालना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो 10 ओम और V कितना है, 20 वोल्ट, तो I बराबर V/R, और V है 20/R 10 है, तो 10 2 जा 20 यानी 2 एम्पियर का करंट जाएगा। ये तो हो गया सिंपल मेथड स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ लगा। मैं आपको पहले बताया हूँ कि मैं ओम्स लॉ नहीं लगाऊंगा, मीन्स आपको भी नहीं लगाना है, यानी किरचॉफ ने कहा कि नो नीड टू अप्लाई द ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, हाँ, एनी लॉ, आई एम कंप्लीट माई सेल्फ, ये अपने आप में पूरा है। और इस नियम से हम लोग बनाएंगे तो हमको पाथ देखना होगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये दोनों पर हम लोग विचार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इस पर न्यूमेरिकल्स बताएंगे और इजी प्रोसेस बताएंगे कि इसको सोल्व कैसे करें। ओके स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स, बाय।